हो गया ना? अब इसमें क्या है कि एक पॉइंट ये याद रखना है कि मतलब चलो मैं इसी के थ्रू बता देता हूँ। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद में पहले आपको केप्लर्स लॉज बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा। फिर पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि कई बच्चों ने भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात, मतलब अब मैंने उस टाइम भी नहीं पढ़ाया था वो, तो पहले ये बात कर लेते हैं फिर आएंगे उस पर। तो वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जो मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ वो अर्थ के केस में बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ को हम लोग यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्फीयर मानेंगे, यानी मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो इसका जो रेडियस है वो आर है, और इसका जो टोटल मास वो मैंने मान लिया कैपिटल एम है। तो सरफेस पर अगर मान लो कोई बॉडी रखी है या कोई पार्टिकल रखा है, यानी अगर कोई बॉडी भी होगा तो अर्थ के केस में तो पार्टिकल ही है। तो होता क्या है, अर्थ के सरफेस या सरफेस के बाहर जब हम लोग मूव करते हैं तो सारा का सारा जो मास है वो सेंटर पे मानते हैं। तो अभी तो इतना ही आपको अज्यूम करना है, ये आपको जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब डीप में बताऊंगा तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट को लूंगा। अभी इतना ही समझना है आपके इस लेवल पर, अभी इतना ही है बोर्ड में, कि अगर कोई स्फीयर आप लेते हो तो स्फीयर के सरफेस की जब हम बात करेंगे या सरफेस के बाहर कोई बात करेंगे तो उस स्फीयर का सारा जो मास है वो सेंटर पे अज्यूम करेंगे हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर मास का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ग्रेविटेशन में कि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास चूज कर लिया फिर आप दो बॉडीज के बीच में आपने फोर्स निकाल लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन स्फीयर के केस में ऐसा निकल कर आता है ना, मैं मैथमेटिकली आगे प्रूव भी करूंगा। तो इसका मतलब समझना है कि सारा मास इसका यहाँ है और इसका मास एम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा, एफ लगेगा। और वो एफ कितना होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा। ओके, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम इंटू जी, वेट के इक्वल ही तो होगा। तो यानी इस केस में आप देखो कि जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर। जब आप जी एम और आर की वैल्यू रखोगे तो जी की जो वैल्यू है ना वो दरअसल 9.81 kg पर मीटर स्क्वायर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अच्छा जी की जो होती है वैल्यू वो इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है। तो ये इसका क्या, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, एफ को क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ न्यूटन, आर को क्या लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, और एम इंटू एम ये क्या हो गया केजी स्क्वायर। तो जी का यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, और ये कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये सब वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको जी की वैल्यू कितनी निकलती है 9.81 kg पर मीटर स्क्वायर आपको मिलता है। ओके,
ये लिख लीजिए। लिख लिया? भाई समझ में आ रहा है ना? सुरभि, विनीत, ईशान, दर्श, अन्वेषा। यस सर। सर EC2 का ये पार्ट हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया था ना। हाँ, कोई बात नहीं, अभी नया पार्ट शुरू करूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड भी इसको बोलते हैं। तो ये बता देता हूँ थोड़ा, उसके बाद आऊंगा उस पॉइंट पर। वो नहीं हुआ ना आप लोगों का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एट हाइट या एल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं। तो सेकंड केस है एट एल्टीट्यूड। तो ये अर्थ है, और ये पॉइंट मास है। यहाँ से इसकी जो हाइट है वो h है, और ये रेडियस r है। इसका मास कैपिटल m है अर्थ का, इसका मास m है। तो यहाँ इसको डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा? तो फोर्स होगा दरअसल G(mm/r+h) का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप? mgh हाइट पर। तो यानी इसको जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है वो जाएगा mgh, मतलब gh में ले रहा हूँ कि हाइट की बात कर रहे हैं इसलिए। तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में यहाँ gh कितना आ गया? Gm/r+h का होल स्क्वायर। इफ ये एक्चुअल में यही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इफ h लेस देन कैपिटल r है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? gh इक्वल टू Gm/r को बाहर लेंगे तो r², 1+h/r का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Gm/r² क्या हो गया? g हो गया ना, है ना? ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? g हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1+h/r -2 लिख सकते हैं। यानी हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो ये मिल जाएगा। ये लिख लो पहले। आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया क्या? हाँ सर।
ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब यहाँ देखो, आपको याद होगा, सिंस अगर मैं कहता हूँ 1 + x⁴n और x < 1 है, तो आप इसको 1 + nx लिख सकते हो। ये मालूम है सबको? और नहीं तो ऐसा याद रखो, अगर x काफी स्मॉल है तो उस केस में 1 + nx, बाकी क्योंकि हायर पावर क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो यहाँ क्या हमारे पास में gh = g 1 + h/r, है ना, टू पावर -2। आप देखो h मैंने क्या कहा, सिंस h < कैपिटल R है, तो ये क्वांटिटी 1 से काफी स्मॉल है, इसको क्या लिख सकते हैं, g 1 - 2h/r ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। लिख लीजिए इसको। तो इसका मतलब अगर h काफी स्मॉल है r के कंपैरिजन में, तो फिर हम लोग g × 1 - 2h/r ले सकते हैं। लिख लिया? यस सर। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट है थर्ड केस, एट डेप्थ। मेरी आवाज आ रही है? तो ये यूनिफॉर्म मास का एक स्फीयर है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, इसका टोटल मास m है। तो पहले इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 4m/4/3 πr³, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, या मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ क्या करते, डेप्थ की बात करने का मतलब ये हुआ कि मैं सरफेस से, अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करनी है, यानी यहाँ से d डिस्टेंस पर। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये r - d हो जाएगा ना। तो यहाँ हम बात करेंगे
इस वाले स्फेयर के केस में, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगता है। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट मास यहाँ रखता हूँ तो इस पर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप देखो कि किस मास के करस्पॉन्डिंग देखेंगे जो रेड में मैंने बनाया है। तो उसका मास मैंने मान लिया m डैश है, तो कितना आ जाएगा देखो 4/3 पाई, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम होगा, इनटू रो करेंगे ना, तो ये इसका मास आ गया। रेड जो स्फेयर है उसका मास ही आ गया। इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना होगा, क्योंकि उसके सरफेस पर रखा हुआ है, तो यानी हो जाएगा F = Gm डैश m बाई, और इसका सारा मास कहाँ मानेंगे, सेंटर पे। तो यानी कितना हो गया इसका, यानी R माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, mgd, क्योंकि डेप्थ में बात करें इसलिए वहां की g की बात कर रहा हूँ मैं। तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आप देख रहे हो कि gd इक्वल टू आ गया gm डैश बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ये लिख लीजिए। लिख लिया? ये फिगर रफ कर दूं? क्लास में हो ना? यस सर। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, आप m डैश की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो gd इक्वल टू g बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू m डैश 4/3 पाई R माइनस डी क्यूब इंटू रो की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, तो g बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू 4π/3 R माइनस डी टू पावर 3 इंटू रो की वैल्यू m/4/3 पाई आर क्यूब है। तो आप देखो कि ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में g R माइनस डी इंटू कैपिटल M बाई आर क्यूब, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं gm बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R माइनस डी बाई आर, ये हो गया gd, और gm बाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ g, तो g इंटू ये हो गया 1 माइनस डी बाई आर। तो आप देखो मैंने ऐसा कोई एजम्पशन या माना नहीं है, ऐसा नहीं माना कि d लेस देन आर है या ग्रेटर देन आर है, ऐसा कुछ नहीं माना है। इसका मतलब क्या हो, देखो अगर d की वैल्यू में 0 लेता हूँ, अगर मान लो मैं d की वैल्यू यहाँ है ना, तो इफ d इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, एट सरफेस हुआ नहीं, तो आप देखो कि जी डी इक्वल टू कितना आ रहा है, जी तो आ रहा है, जो कि सरफेस का जी हो गया है। लेकिन अगर मान लो मैं डी की वैल्यू आर लेता हूँ, जो कि क्या हो गया, एट सेंटर हो गया,
तो आप देख रहे हो कि सेंटर पे GC क्या मिलेगा 0, यानी सेंटर पे G क्या होता है 0 होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है। तो सेंटर पर जब भी किसी भी बॉडी को आप रखोगे अर्थ के सेंटर पे, उस पर फोर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो वहां वेट भी क्या हो जाएगा 0। निकलिए? ओके। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेविटेशनल change in gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy. ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे देखो, मान लो ये एक पॉइंट मास है, इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है। इसका मास मान लेते हैं m2 है। ठीक है, तो यह मान लो एक पॉइंट मास है m1। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो मैंने मान लिया r1 है, और हमें A पॉइंट से इसको B पॉइंट की तरफ लेके जाना है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये R2 है, हमें A to B लेके जाना है। तो A to B जब लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, पहले इस बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो एक आपको मालूम होगा, जब आपको वर्क पावर एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी की बात तो तब करते हैं जब रेफरेंस पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, और जनरली रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। हमेशा 0 माने जरूरी नहीं है, जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन नहीं होती है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। रेफरेंस पॉइंट चूज करके वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 करते हैं, फिर उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं। क्लियर है? तो पहले मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, पहले हम लोग बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, फिर आएंगे किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो फिर एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के हम बात करेंगे। ओके, तो अब मान लो ये पार्टिकल है, इसको ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो किस इंस्टेंट पर मान लो, क्योंकि ये तो मालूम है आपको कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा हमेशा, ये क्या करेगा m2, इसको m1 को
लेफ्ट में क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन इसका मतलब हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स भी अज्यूम कर रहे हैं यहाँ, तभी तो ये S2B जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या है उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे वर्क किसका चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो ये यहाँ से मान लो इसको मैं ट्रैक करके इधर ले आया हूँ, जो कि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तो इसको फोर्स इधर की तरफ F लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ लूंगा dr। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्मॉल dr के लिए, जब dr के लिए हम बात करते हैं तो कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट मानते हैं। जैसे जब आपने वर्क निकाला होगा स्प्रिंग फोर्स का, तो वहां kx फोर्स था x डिस्टेंस पे जाने के बाद, लेकिन जब उसको dx डिस्प्लेस किया आपने तो वहां kx को कांस्टेंट मानते हैं। तो स्मॉल चेंज के लिए वेरिएबल क्वांटिटी को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा वो अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो DWC इक्वल टू आप लिखोगे -F/dr, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स लेफ्ट साइड में है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो गया WC यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, WC इक्वल टू -F अपने को पता ही है, G(m1 m2 बाई r² dr), और इसको इंडिकेट करेंगे r12 r2। ओके, तो WC इक्वल टू हो गया -G(m1 m2) को बाहर ले लेंगे, 1/r² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है -1/r होता है ना। तो ये हो जाएगा r1 से r2, ये लिख लीजिए पहले। लिख लिया? 1 मिनट सर।
डन सर। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा WC इक्वल टू GM1M2, ये होगा 1/R, R1 to R2, and that will be GM1M2 1/R2 minus 1/R. Okay, from the definition of change in potential energy, तो क्या था आपको याद होगा, du इक्वल टू माइनस WC, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमारे पास में du इक्वल टू हो जाएगा माइनस GM1M2 1/R2 माइनस 1/R1। यार ये क्या होता है, ये U2 माइनस U1, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं, तो 1 से 2 पर लेकर गए एक तरह से U2 माइनस U1, तो ये हो गया U2 माइनस U1, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? यस सर। अब क्या होगा यहाँ, अब यहाँ देखो, अगर दोनों मास जो है, दोनों पॉइंट पार्टिकल्स जो हैं, पॉइंट मासेस है, इनकी डिस्टेंस लार्ज कर दिया जाए, यानी अगर दोनों को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ इन्फिनिटी पे मानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जनरली at reference point potential energy is taken to be 0. Here रेफरेंस पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे चूज कर रहा हूँ। तो ये रेफरेंस पॉइंट is chosen at infinity. Okay. Then U2 मान लो इन्फिनिटी है, तो U2 क्या हो जाएगा, मतलब R2 अगर इन्फिनिटी है तो U2 क्या हो गया, 0, यानी R2 हमारा हो गया टेंस टू इन्फिनिटी, और U1 को मैंने मान लिया U, और R1 को मैंने मान लिया R। तुम्हारे पास फॉर्मूला इसमें रख देंगे,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप, क्या जाएगा 0 माइनस यू इक्वल टू GM1 M2 इंटू 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल गई माइनस GM1 M2/R। अब होता क्या है एक्चुअली, जब भी अट्रैक्शन की बात करेंगे, अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, और यहाँ आ भी रही है। तो अट्रैक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ 2 पॉइंट मासेस है जो कि आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी एक तरह से सिस्टम की, वो क्या है, माइनस GM1 M2/R है। ओके, लिख लीजिए इसमें। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ भी यूज करूंगा। देखो, आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी में हमने देखा कि स्मॉल हाइट या स्मॉल डेप्थ के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, ऊपर की तरफ रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते तो क्या लिखते थे, प्लस mgh लिखते थे। नीचे जाते थे रेफरेंस लाइन से तो क्या लिखते थे, माइनस mgh लिखते थे, अगर h हाइट और h डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं ऐसा क्यों लिखते थे। देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट ये था, दरअसल हम लोग वहाँ स्मॉल हाइट था इसलिए वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि जी को कॉन्स्टेंट मान लिया था, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से था। देखो बताता हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ अर्थ व्हेन h या जो हाइट और डेप्थ इज वेरी स्मॉल as compared to radius of earth, अच्छा ये तो समझ में आएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। लिख लिया। Yes, sir. तो यहाँ मान लो ये अर्थ है और कोई पार्टिकल है, मान लो यहाँ है, सरफेस पर है तो सारा मास का मानेंगे, यहाँ मानेंगे, और इसको हम लोग यहाँ लेकर जा रहे हैं। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसका मास m है। तो U इनिशियल क्या लिखोगे आप, यहाँ माइनस GMM/R, और U फाइनल क्या लिखोगे, माइनस GMM/R प्लस H, है ना। तो यानी डेल्टा U, UB माइनस UA
तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और ये हो जाएगा प्लस जी एम एम बाई आर। तो यहाँ से जी एम एम को बाहर ले लो, तो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो हमारे पास में डेल्टा यू तो जाएगा जी एम एम, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एच, तो जाएगा आर प्लस एच माइनस आर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया हमारे पास में जी एम एम एच बाई आर इंटू आर प्लस एच। ये लिख लीजिए पहले। इसकी जो रेडियस है वो आर है। लिख लिया। Yes, sir. तो यहाँ आप देखिए, अब इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा यू तो जाएगा जी एम एम बाई आर को बाहर लेंगे नीचे, तो ये आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर इंटू एच। इफ एच लेस देन अगर आर है तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो आप देखो डेल्टा यू, यहाँ देखो जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच। जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, ये जी तो है, ये तो लिखते हैं हम लोग वहाँ एम जी एच डेल्टा यू, है कि नहीं। इसलिए वहाँ एम जी एच लेते हैं हम लोग, क्योंकि रीजन ये था। इस रीजन की वजह से हम लोग ऐसा ले रहे थे। क्लियर है भाई, क्योंकि वहाँ जी को हमने क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था। क्लियर। क्या नहीं क्लियर है क्या? सुरभि क्लियर है आपको? Yes, sir. दर्श Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. तेजस Yes, sir.
अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ये एस्केप वेलोसिटी आपके बोर्ड के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होता ही है, और मेंस और एडवांस में तो क्वेश्चन आते हैं कई बार। क्वेश्चन एडवांस में तो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है ना, उसके बाद एक टॉपिक हो जाएगा। फिर इसमें केपलर्स लॉज है, वो मैं पहले केपलर्स लॉज पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद में मैं यूनिट वाला जो टॉपिक है वो करवा दूंगा। ओके सर। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी। यहाँ जो एस्केप वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ को ही समझ के हम लोग करेंगे, क्योंकि उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो मतलब एस्केप वेलोसिटी है क्या। तो मैं यहाँ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी एक जनरल कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हो कि कोई भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे अगर बाहर निकालना है तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ अर्थ के लिए बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। तो इट इज द मिनिमम speed of an object, it is the minimum speed of an object to escape from the gravitational field of Earth. It is the minimum speed of an object to escape from gravitational field of Earth. दूसरा, after escaping from the gravitational field of Earth, body या object starts revolving around the sun, यानी सोलर सिस्टम को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़ना है तो उसके लिए एक अलग वेलोसिटी चाहिए, जो कि एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, वो बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर सन से भी बाहर जाना है, सन यानी सोलर सिस्टम से भी बाहर जाना है, तो फिर एक और एनर्जी, कुछ और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। खैर अभी उसकी बात नहीं करना है ना। तो आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, बॉडी और ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसका मतलब सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है, ये वो वेलोसिटी है, ठीक। लिख लो इसको पहले। क्लियर। Yes, sir. हाँ सर। अब इसमें क्या है, देखो और भी अभी कुछ पॉइंट और है वो भी लिखवाता हूँ, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये अर्थ है और अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम इन्फिनिटी पे भेजे जा रहे हैं,
इसका मतलब तो ये हुआ इन्फिनिटी मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाना। तो एक चीज और देखा गया, आप चाहो तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 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 ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। यानी जब भी एस्केप वेलोसिटी एस्केप स्पीड की बात करेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ओके, किसी भी एंगल पर आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि अगर इसकी स्पीड में कहता हूँ कि u है और यहाँ से इसको r, ये r रेडियस है और यहाँ से इसका मास कैपिटल m है, अर्थ का इस पार्टिकल का मास m है, इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, यानी यहाँ से इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने को बाहर निकालना है। तो एक पॉइंट और है यहाँ एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होगा, ये सारे पॉइंट अभी लिखवा दूंगा मैं। तो एक तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल जी तो माइनस Gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m/u² प्लस, क्योंकि मिनिमम चाहिए तो जब ये इन्फिनिटी पर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसके फील्ड से तो बाहर चला गया, प्लस मिनिमम की बात कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, जीरो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ m/u² इक्वल टू आ रहा है Gmm/r, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखोगे कि u इक्वल टू आ गया 2 Gm/r का स्क्वायर रूट, या u इसको VE तो हो जाएगा u इक्वल टू 2Gm इंटू r बाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया तो Gm/r² क्या हो गया, हो जाएगा 2Gr का स्क्वायर रूट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अर्थ सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये लिख लो, फिर कुछ पॉइंट और है वो लिखवा देता हूँ।
हो गया? क्लियर है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब कुछ पॉइंट इसमें लिखवा देता हूँ मैं आपको। आप देख रहे हो कि एस्केप वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी is independent of mass of the object. The second point, escape velocity does not depend upon the angle of projection with respect to Earth's surface. चलो, कुछ ज्यादा हो गया आज, है ना? कंटिन्यूसली पढ़ ही रहे हम लोग। तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें केपलर्स लॉज है वो मैं बता दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, टॉपिक जो फर्स्ट है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, जिसमें पैरेलैक्स मेथड है, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस है ना, ऐसा यूनिट है, तो वो वाला पार्ट है, वो मैं करवा दूंगा आपको। ओके, Yes, sir. चलिए फिर, ओके Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय बाय।